So good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So today is the sixth lecture of Indian economy under monetary policy. So in the last lecture we just completed bank rate, CRR and SLR under quantitative method. In today's class we will discuss about repo rate, reverse repo rate and MSF rate. So let's start today's class with repo and reverse repo. So give the heading under quantitative method for measurement is repo and reverse repo. जब भी हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे तो हमको और भी दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है फर्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं OMO, और एक चीज है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं LAF। सो सी, जब भी हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे तो हमको और भी दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है और उसका रेपो रिवर्स रेपो के साथ क्या लिंक है, एंड LF क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है और उसका रेपो रेट और रिवर्स रेपो के साथ क्या लिंक है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है। सी, let's suppose one day RBI feels there is a lot of cash in our economy, lots of cash in our economy, that means you can say अगर हम लोग के इकोनॉमी के अंदर लॉट ऑफ कैश के अमाउंट जो है वो इंक्रीज करेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर अभी इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। when RBI feels there is a lot of cash in our economy, that means in our economy there is a situation of inflation। तब आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पर देखिए, हियर इज आरबीआई और यहाँ पर है आपका कॉमर्शियल बैंक। अब मुझे बताइए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन तभी क्रिएट हुआ जब ये जितने भी सारे बैंक, कॉमर्शियल बैंक है, वो अपने कस्टमर को ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए उनके पास लिक्विड कैश अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर रहे थे, दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो अभी आरबीआई यहाँ पर बैंक को क्या बोला है, देखिए कि सर यू पीपल आर गिविंग अ लॉट ऑफ लोन टू द योर कस्टमर, दैट्स द ओनली रीजन व्हाई इन आवर इकोनॉमी इन्फ्लेशन इज देयर। सो आप एक काम कीजिए। तो अभी आरबीआई यहाँ पर क्या बोलेगा, देखिए आपको ये चीज पता हो कि जब बैंक रेट हम पढ़ रहे थे तो बैंक रेट पे क्या हो रहा था, एसबीआई अपना सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो आरबीआई के पास रखकर आरबीआई से पैसा लेके जा रहा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि आरबीआई के पास अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो है। अभी आरबीआई यहाँ पर क्या बोलेगा कि आई हैव द सिक्योरिटी बॉन्ड, डू वन थिंग, टेक दिस सिक्योरिटी बॉन्ड और इसके एक्सचेंज पर गिव मी द कैश। बैंक रेट पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक था उसको जब कैश की जरूरत हो रहा था तो वो आरबीआई को बॉन्ड देकर उससे कैश लेके आ जा रहा था। लेकिन अभी आरबीआई देख रहा है कि मार्केट के अंदर अभी इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, इसीलिए वो क्या कर रहा है कि उसके पास जो सिक्योरिटी बॉन्ड था वो अभी क्या कर रहा है, बैंक को देके बैंक के पास से कैश लेके आ जा रहा है। अब मुझे बताइए आरबीआई यहाँ पर इसे क्यों कर रहा है, उसको ये चीज लग रहा है कि बैंक जो है वो अपने कस्टमर को ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर एक बैंक अपने कस्टमर को ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि इस बैंक के अंदर लिक्विड कैश का जो अमाउंट है, उसका जो डिपॉजिट मनी है वो बहुत ज्यादा है, इसके पास पैसा ज्यादा है, इसीलिए तो वो अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आरबीआई क्या चाहता है कि इस बैंक के अंदर से कुछ पैसा जो है वो अपने पास ट्रांसफर कर देने के लिए। अगर यहाँ पर आरबीआई इस बैंक से कुछ अमाउंट कैश लेके आ जाएगा तो मुझे बताइए बैंक के अंदर लिक्विड कैश अमाउंट जो है वो डिक्रीज करेगा। अगर बैंक के अंदर लिक्विड कैश अमाउंट डिक्रीज करेगा तो क्या वो अपने कस्टमर को उतना लोन प्रोवाइड कर पाएगा, कभी नहीं। जब वो अपने कस्टमर को उतना लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये जो लिक्विड कैश अमाउंट है वो डिक्रीज करेगा। जब लिक्विड कैश अमाउंट डिक्रीज करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन अभी मार्केट के अंदर है वो बैलेंस हो जाएगी। और एक चीज यहाँ पर देखिए, जब भी मार्केट के अंदर लिक्विड कैश का अमाउंट इंक्रीज होता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि लिक्विड कैश इंक्रीज हो रहा है, लिक्विड कैश इंक्रीज हो रहा है। तो अब से मैं लिक्विड कैश की जगह यहाँ पर मैं बोलूंगा लिक्विडिटी। अगर मैं यहाँ पर लिक्विडिटी का वर्ड यूज करूंगा तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कैश जो है, कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका इकोनॉमी वर्ड है लिक्विडिटी। अब से मैं यहाँ पर लिक्विडिटी का ही वर्ड यूज करूंगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर
आरबीआई जो है वो ये बॉन्ड को बैंक को क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, आप ये बोल सकते हैं सेलिंग कर रहा है। यहां पर देखिए बॉन्ड इज ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई टू कमर्शियल बैंक एंड कैश इज ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू आरबीआई। तो यहाँ पर कैश जो है वो बैंक से आरबीआई के पास जा रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक जो है वो आरबीआई को यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो भी कैश प्रोवाइड करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कैश बैंक से आरबीआई के पास जा रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि बैंक जो है वो आरबीआई को यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेगा तो उसके ऊपर कोई तो इंटरेस्ट रेट लगाएगा। लेट सपोज यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ये बैंक जो है वो लगा रहा है इसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो। तो हम ये बोल सकते हैं जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का सिचुएशन हमको देखने को मिलता है तो हम आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो का अप्लाई करता है। जब रिवर्स रेपो अप्लाई करेगा तो उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन मार्केट के अंदर होगा वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हम जो रिवर्स रेपो का अप्लाई कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डिक्रीज होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी बैलेंस हो रहा है। तो रिवर्स रेपो केस में हम एक वर्ड का यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि एब्जर्व द लिक्विडिटी। तो आप ये बोल सकते हैं कि रिवर्स रेपो केस में we are going to absorb our liquidity in our economy. Now see, let's suppose मार्केट के अंदर अभी डिफ्लेशन का सिचुएशन है। जब यहाँ पर आरबीआई है, डिफ्लेशन का सिचुएशन है मार्केट में, और यहाँ पर कमर्शियल बैंक है। जब आरबीआई यहाँ पर अपने कमर्शियल बैंक को ये क्वेश्चन करेगा कि सर मार्केट के अंदर अभी डिफ्लेशन का सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है, तो बैंक अभी क्या बोलेगा कि सर मेरे पास लिक्विड कैश अमाउंट जो है वो कम है, क्योंकि मेरे पास लिक्विड कैश अमाउंट जो है वो बहुत कम है, इसीलिए मैं अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, देखिए आरबीआई यहाँ पर बैंक को ये बोलेगी ठीक है नो प्रॉब्लम, आप लोगों के पास अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आप एक काम कीजिए, आप वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, लाइक इन केस इन बैंक रेट। बैंक रेट में भी तो यही हो रहा था, स्टेट बैंक बैंक जो है वो यहाँ पर आरबीआई को बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा था और इसके एक्सचेंज पे कैश लेके जा रहा था। तो यहाँ पर जब डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होगा और ये बैंक सारे कंप्लेन करने लगे कि हम लोग के पास अभी लिक्विड मनी नहीं है, लिक्विड कैश नहीं है, इसीलिए हम अपने कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो आरबीआई यहाँ पर क्या बोले, ठीक है नो प्रॉब्लम, आप लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, आप एक काम कीजिए, आप वो सिक्योरिटी बॉन्ड मुझे दे दीजिए और इसके एक्सचेंज पर मैं आपको कैश प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक इन द केस ऑफ बैंक रेट में भी तो यही हो रहा था, इसीलिए तो हम बोले थे कि बैंक रेट के ट्रेडिशनल डेफिनेशन में इट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच आरबीआई प्रोवाइड्स द लोन टू एनी कमर्शियल बैंक। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश इज ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई टू बैंक एंड बॉन्ड इज ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू आरबीआई लाइक इन बैंक रेट। बट डिफरेंस क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आरबीआई जो है वो बैंक को कैश प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं आरबीआई जो है वो बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पर आरबीआई इस कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट भी लगाएगा। दिस इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट कॉल्ड रेपो रेट। अब मुझे बताइए, जब बैंक के अंदर कैश का अमाउंट इंक्रीज करने लगेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि वो अपने कस्टमर को भी लोन प्रोवाइड करेगा। जब अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेगा तो आप ये बोल सकते हैं मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। जब लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इंक्रीज करने लगेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि जब डिफ्लेशन का सिचुएशन है मार्केट के अंदर वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तब हम ये रेपो रेट के जो केस है इस केस में हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर लिक्विडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ रेपो रेट वी आर इंजेक्ट द लिक्विडिटी। रिवर्स रेपो केस में क्या हो रहा था, we are absorb the liquidity from the market, but in case of repo rate we are inject the liquidity into the market. Now see, बैंक रेट केस में हम एक चीज बोले थे आपको कि बैंक रेट जो था वो आपका लॉन्ग टर्म लेंडिंग पर्पस के लिए था। दैट मीन्स अगर यहाँ पर
बैंक आरबीआई के पास से केस लेके आ रहा है तो उसके लिए कोई टर्म नहीं था कि आपको 1 साल के बाद वापस करना है या 2 साल के बाद वापस करना है। तो बैंक रेट वाज द लॉन्ग टर्म लेंडिंग पर्पस, बट यहाँ पर रेपो रेट के केस में ये पॉसिबल नहीं है। रेपो रेट का जो केस है दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरिंग प्रोसेस, शॉर्ट टर्म ड्यूरिंग प्रोसेस, दैट मीन्स रेपो रेट इज अप्लाई फॉर 7 days, 14 days एंड 28 days। इसका मीनिंग क्या है वो देखिए। अगर आरबीआई यहां पर कमर्शियल बैंक के अंदर से बॉन्ड लेके आ रहा है तो इसके बदले में बैंक क्या कर रहा है, आरबीआई से उतना अमाउंट का कैश लेके जा रहा है। बट बैंक यहां पर आरबीआई के पास से जितने भी अमाउंट का कैश लेके जाता है उसको 7 days नहीं तो 14 days नहीं तो 28 days के बाद फिर से रिटर्न करना पड़ेगा आरबीआई को। बैंक रेट पर ये केस नहीं था, बैंक रेट पर अनलिमिटेड टाइम था, कोई टाइम लिमिट नहीं था कि हमको 10 दिन बाद, 2 महीने, 1 साल के बाद वापस करना है। बट रेपो रेट इज ए शॉर्ट टर्म लेंडिंग पर्पस, दैट्स वाई जो भी यहाँ पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेकर गए होंगे उनको 7 days नहीं तो 14 days नहीं तो 28 days के अंदर फिर से आरबीआई को वापस करना होगा। ये होता है रेपो रेट। अब मुझे बताइए, यहाँ पर आरबीआई जो है वो बैंक को अपना जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो क्या कर रहा था, सेलिंग कर रहा था। बट इन द केस ऑफ रेपो रेट यहाँ पर आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक के अंदर से जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। यहाँ पर आरबीआई सेलिंग कर रहा था और यहाँ पर आरबीआई जो है वो बैंक से बाइंग कर रहा है सिक्योरिटी बॉन्ड। सो इफ आरबीआई इज डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग इन डे टू डे बेसिस, द सेलिंग द बॉन्ड, after that once again buying the bond, so this type of time to time operation is nothing but we called as open market operation। ध्यान से और एक बार सुनिए, when RBI is doing this type of things time to time, that means selling and buying the bond from the market, that is nothing but we called open market operation। यहाँ पर क्या कर रहा है आरबीआई, उसके हिसाब से जब उसको मतलब इन्फ्लेशन का सिचुएशन मार्केट के अंदर दिख रहा है वो क्या कर रहा है, अपना बॉन्ड को सेल कर रहा है बैंक के अंदर। फिर से जब मार्केट के अंदर डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वो क्या कर रहा है, सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को बैंक के अंदर से बाय करके लेके आ जा रहा है। और ये जो प्रोसेस है वो शॉर्ट टर्म के लिए, दैट मीन 7 days, 14 days और 28 days के लिए है। तो मार्केट के अंदर जब शॉर्ट टर्म के लिए यानी शॉर्ट टाइम के लिए अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा तो आरबीआई यहाँ पर इस तरह का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के तहत इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरबीआई अपने हिसाब से यहाँ पर डे टू डे बेसिस पर इसको कंट्रोल करता है, टू बाय द सिक्योरिटी बॉन्ड एंड सेलिंग द सिक्योरिटी बॉन्ड। अब मुझे बताइए रेपो रेट का पूरा मीनिंग क्या है। रेपो रेट का मतलब होता है कि रीपर्चेजिंग ऑप्शन। इसका नाम रीपर्चेजिंग ऑप्शन क्यों रहा, देखिए पहले यहां पर आरबीआई जो है बैंक के अंदर से सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद के लेके आ रहा है और 7 days यानी 14 days एंड 28 days के बाद फिर से क्या होगा, आरबीआई सेम सिक्योरिटी बॉन्ड को बैंक को फिर से क्या कर देगा, सेल कर देगा और सेल करके बैंक के पास से कैश लेके फिर से आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीपर्चेजिंग ऑप्शन। दैट मीन्स रीपर्चेजिंग का मतलब क्या होता है, एक बार आरबीआई यहाँ पर बैंक से सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद भी रहा है और 7 days के बाद फिर से वापस वही सिक्योरिटी बॉन्ड को बैंक को सेल कर दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रीपर्चेजिंग। तो इसलिए इसका नाम हो गया रीपर्चेजिंग ऑप्शन, दैट मीन्स रेपो रेट। अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएफ क्या है। लेट्स सपोज सोचिए कि मार्केट की जो एलएफ का कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाएंगे यानी फॉरेन एक्सचेंज मेथड, उस टॉपिक में हम एलएफ को पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये चीज़ समझ लीजिए एलएफ का कॉन्सेप्ट क्या है। लेट्स सपोज सोचिए मार्केट के अंदर अभी जो डॉलर है, डॉलर का जो फ्लो है वो डॉलर का फ्लो अभी मार्केट के अंदर इंक्रीज कर रहा है। अब देखे होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो यूएस में जॉब करते हैं, जब वो इंडिया आते हैं तो वो रुपीस लेके आते हैं कि डॉलर लेके आते हैं, डॉलर लेके आते हैं। वो डॉलर लेके आने के बाद इंडिया के अंदर उसको क्या करते हैं, डॉलर को रुपीज में एक्सचेंज करते हैं
अब मुझे बताइए, अगर वो लोग $100 लेके आएंगे इंडिया के अंदर, तो उसको जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे आप, तो आपको कितना रुपीज मिलेगा यहाँ पर? 80 सॉरी 8000। $100 को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 8000 रुपीज मिल रहा है। अब मुझे बताइए, अगर मार्केट के अंदर डॉलर का जो कैश फ्लो है वो अभी इंक्रीज करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग का इंडियन मार्केट के अंदर रुपीज का भी फ्लो जो है वो भी इंक्रीज करेगा। जब मार्केट के अंदर लिक्विड कैश का अमाउंट इंक्रीज करने लगेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन का सिचुएशन भी क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, इफ डॉलर इन आवर मार्केट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, then in our market liquidity is also increases. If liquidity increases, then inflation is also going to be increase. So to control the inflation, we have to apply reverse repo. जब भी इन्फ्लेशन का सिचुएशन को क्रिएट करना हो तो हम क्या अप्लाई करेंगे? रिवर्स रेपो का अप्लाई करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब डॉलर का अमाउंट इंडियन मार्केट के अंदर, यानी डॉलर का जो कैश फ्लो है वो इंडिया मार्केट के अंदर अभी इंक्रीज करेगा, तो हम रिवर्स रेपो का अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिवर्स रेपो का अप्लाई करने से हमको इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाता है। और जब मार्केट के अंदर डिफ्लेशन का सिचुएशन होगा तो हम रेपो रेट का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अब तो आपको एक चीज समझ में आ गया हो कि बैंक रेट और रेपो रेट के बीच में डिफरेंस क्या है। द बेसिक डिफरेंस इज, रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग पर्पज है। दैट मीन्स हमको अगर 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज के अंदर लोन चाहिए तो हम रेपो रेट के अंदर से हम आरबीआई से लोन लेके आएंगे। बट बैंक रेट इज ए लॉन्ग टर्म लेंडिंग पर्पज, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। और एक यहाँ पर कैसे देखिए रेपो रेट में, दिस रेपो रेट इज डेलिबरेटली डन बाय बोथ आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। इसका मीनिंग क्या है देखिए, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि रेपो रेट इज डेलिबरेटली डन बाय बोथ आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। अब पहले देखते हैं कि आरबीआई के केस में जब भी मार्केट के अंदर डिफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होता है तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो रेपो रेट का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब सोचिए, और एक केस में बैंक के बारे में देखिए, लेट्स सपोज सोचिए सीआरआर और एसएलआर के बाद एक बैंक के पास अपने कस्टमर को लोन देने के लिए कितना परसेंट ऑफ एनडीटीएल बच जा रहा था? एसएलआर था आपका 18% प्लस 4.5% सीआरआर, तो आप ये बोल सकते हैं कि 22.5%। तो आप अपने एनडीटीएल का यहाँ पर 77.5% जो है वो अपने कस्टमर को एक बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है। लेट्स सपोज सोचिए ये 77.5% ऑफ एनडीटीएल एक बैंक का होता है मिनिमम 80 करोड़, उसके पास 80 करोड़ रुपीज अभी बचता है अपने एनडीटीएल का अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन ये जो बैंक है वो अपने कस्टमर को ओनली 60 करोड़ ही लोन प्रोवाइड कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास इतने कस्टमर नहीं है। अभी भी उसके पास 20 करोड़ रुपीज जो है वो उसके बैंक में आइडियली पड़ा रह रहा है। अगर एक बैंक के अंदर 20 करोड़ रुपीज आइडियली ऐसे ही रहेगा तो मुझे पता है उसके ऊपर उसको कुछ रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये तो बैंक का लॉस है। अभी बैंक क्या करेगा देखिए, एक तो बैंक अपने एसएलआर के अंदर जो 18% ऑफ एनडीटीएल अपने बैंक के अंदर रख रहा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केस में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रख लेता था। तो आप बोल सकते हैं कि एक बैंक अपना 18% एसएलआर में मैक्सिमम अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। उसके बावजूद जितना भी केस उसके पास बच जा रहा था, लेट्स सपोज 80 करोड़ उसके बाद बच रहा है, तो 80 करोड़ में से ओनली वो 60 करोड़ ही लोन दे पा रहा है। अभी भी उसके पास 20 करोड़ जो वो बच जा रहा था। अब यहाँ पर एक बैंक क्या करेगा देखिए, अपने कस्टमर को तो वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके कस्टमर लोन लेने के लिए आ ही नहीं रहे, उसके पास इतने कस्टमर नहीं है। तो ये बैंक क्या करेगा, अपना जो 20 करोड़ रुपीज यहाँ पर रिमेनिंग हो रहा था उस 20 करोड़ रुपीज को क्या करेगा, फिर से गवर्नमेंट के पास जाके सबमिट कर देगा। रीजन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा पैसे की जरूरत होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी ये मना नहीं करेगा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये बैंक देख रहा है कि मेरे पास 20 करोड़ रुपीज आइडियली मेरे बैंक के अंदर पड़ा रहने से अच्छा मैं काम करता हूँ, ये 20 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट को दे के उसके पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के ले आता हूँ। तो मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते बैंक जो है अपना जो रिमेनिंग 20 करोड़ रुपीज बच जा रहा था उसका, वो उनमें से 20 करोड़ रुपीज जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट कभी मना नहीं करेगी मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये बैंक अगर बोलेगा सर मेरे पास 20 करोड़ रुपीज अभी बच जा रहा है, आप एक काम कीजिए 20 करोड़ रुपीज मैं आपको लोन देने के लिए रेडी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुरंत राजी हो जाएगा कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, दे दो मुझे 20 करोड़ रुपीज और मैं आपको
20 करोड़ रुपीज का गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर यहाँ पर ये बैंक 20 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एज ए लोन प्रोवाइड करेगा और उसके पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के ले आएगा, तो आप ये बोल सकते हो उसको कुछ ना तो कुछ इंटरेस्ट रेट रिटर्न में मिलेगा। तो बैंक का इतना लॉस नहीं हो पाया होगा जितना पहले होता था। लेट सपोज सोचिए अभी एक दिन सडनली ऐसा आ जाता है कि बैंक के अंदर उसके जो कस्टमर है वो यहाँ पर हैवी लोन डिमांड करते हैं। बट मुझे यहाँ पर बताइए बैंक के पास अभी कैश बचा है? बिल्कुल नहीं। 80 करोड़ तो था उसका एनडीटीएल का लोन प्रोवाइड करने के लिए, उनमें से वो 60 करोड़ ही अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर पा रहा था। फिर जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा बच जा रहा था उसमें से वो क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रख लिया। उसको थोड़ी पता था कि कल को आके जो कस्टमर है वो इतना हैवी अमाउंट का लोन डिमांड करेंगे। अब इस बैंक के पास कैश नहीं है तो वो कैश कहाँ से लाएगा? यहाँ पर आरबीआई है। ये जो बैंक है उसको ये लोन सपोज शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, दैट मीन्स लेट सपोज 10 डेज के लिए चाहिए, लेट सपोज 5 डेज के लिए चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। तो वो यहाँ पर आरबीआई के पास जाकर अपना जो सिक्योरिटी बॉन्ड होगा उसको देके उसके एक्सचेंज पर कुछ कैश लेके आ जाएगा और अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर देगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो रेपो रेट है दिस इज डेलिबरेटली डन बाय आरबीआई। जब भी आरबीआई को जरूरत पड़ता है तो वो रेपो रेट का यूज करता है, और जब भी गवर्नमेंट ऑफ कोई भी कमर्शियल बैंक को भी जरूरत पड़ता है सडन टाइम के लिए, दैट मीन्स जब भी कोई बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए भी कैश की जरूरत होता है अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी रेपो रेट के अंदर आरबीआई से लोन लेके आ सकते हैं। इसीलिए हम ये चीज बोलेंगे कि दिस रेपो रेट इज डेलिबरेटली डन बाय बोथ आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। दैट मीन्स जब भी पैसे की जरूरत होगा तो आरबीआई भी रेपो रेट का यूज कर सकता है, और जब बैंक को भी जरूरत पड़ेगा तो वो भी रेपो रेट का यूज कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट योर रेपो एंड रिवर्स रेपो। So write down the notes, hope all of you understand it. So write down the notes. पहले लिखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। गिव द हेडिंग रेपो रेट, एंड रेपो रेट के अंदर फर्स्ट थिंग इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। राइट डाउन द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय ए सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर लिखिए द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय ए सेंट्रल बैंक of the country from time to time, of the country from time to time, under which it keeps on buying government security from banks, and financial institution, and also keep on selling to banks, then it generally sells government security in the time of inflation, and generally buying the security in the time of recession का मतलब होता है डिफ्लेशन भी। इसका सिनोनिम से डिफ्लेशन का सिनोनिम क्या है? रिसेशन। जब मार्केट के अंदर रिसेशन का टाइम होगा तो यहाँ पर आरबीआई क्या करेगा, बैंक के अंदर से सिक्योरिटी बॉन्ड को खरीद के ले आएगा। और इस तरह से सेलिंग और बाइंग जो मार्केट के अंदर होता रहता है तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज नथिंग बट द ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ गिव द हेडिंग रेपो रेट। व्हाट इज रेपो एंड रिवर्स रेपो? गिव द हेडिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो एंड राइट डाउन। जब भी आपको एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स के लिए यानी 250 वार्ड्स, अगर 200 यानी 300 वार्ड्स के अंदर अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप रेपो रिवर्स रेपो के साथ आप ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएफ जो है उसको भी मेंशन करना है आपको, नहीं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए व्हाट इज रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो आर एसेंशियली शॉर्ट टर्म ऑक्शन। रेपो आर एसेंशियली a short term auction. Repo is essentially a short term auction exercise conducted by RBI in India since 1992, which so as to even out short term fluctuation in the money market.
Then thus RBI frequently adopts thus RBI frequently adopts repurchase option so as to keep control of the short term fluctuation of demand and supply of credit and money in market. The repo means injection of liquidity. By RBI. The repo means injection of liquidity by RBI through buying government bonds from banks with agreement to sell them back at a fixed date. जो भी डेट यहाँ पर फिक्स हुआ होगा उस डेट के बाद आरबीआई को फिर से इस जो बॉन्ड को खरीद रहा है बैंक को फिर से उसको वापस बेचना है। किसको? इसी बैंक को बेच देना है, या तो 7 डेज के अंदर, यानी 14 डेज के अंदर, नहीं तो 28 डेज के अंदर। पहले आपका 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज एंड 56 डेज था, लेकिन अभी 7, 14 एंड 28 डेज है, 56 और नहीं है अभी। देन while reverse repo means absorption of liquidity by RBI through borrowing bonds from banks and financial institution in a short term, full stop. After October 2013, RBI is doing repo of different tenures. After October 2013, RBI is doing repo of different tenures such as 7 days, 14 days and 28 days. The next point, if the RBI feels that there is too much money in our economy, which leads to inflation, it may resort to reverse repo auction. AUCTION, ये जो ऑपरेशन होता है रिवर्स रेपो एंड रेपो रेट का, उसको हम बोलते हैं ऑक्शन। If the RBI feels that there is too much money in the economy which leads to inflation, it may resort to reverse repo auction, full stop. Then so as to absorb the excess liquidity in the economy. Then next, on the other hand, if the RBI feels that there is a shortage of liquidity in the market, then RBI resort to repo auction. In this case, to inject the liquidity in the market. So currently the repo rate is 6.5% and reverse repo is 3.35%. इसको लिख लीजिए, जब भी रेपो और रिवर्स रेपो का रेट यहाँ पर चेंजेस होगा, आप ही अपने नोट्स के अंदर इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। ये कोई भी रेट हो जाए, बैंक रेट हो जाए, आपका CRR हो जाए, आपका रिवर्स रेपो, रिपो, जितने भी सारे रेट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो टाइम टू टाइम मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन के हिसाब से आरबीआई इसको हमेशा वेरी करता रहता है। ठीक है, so that's it for your repo and reverse repo. So now we are going to discuss about the last rate, that is nothing but our MSF rate. So now give the heading, the last point is MSF rate. MSF stands for marginal standing facility. अब यहां पर देखिए, सो नाउ सी, अगर कोई बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए
तो वो बैंक रेट पर लोन लेके आएगा आरबीआई से। अगर उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, दैट मीन्स 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज के लिए लोन चाहिए, तो वो रेपो रेट के तहत आरबीआई से लोन लेकर आएगा। लेकिन अगर एक बैंक को 24 आवर्स के लिए लोन चाहिए, ध्यान से सुनिए, अगर एक बैंक को 24 आवर्स के लिए, दैट मीन्स अगर 1 डे के लिए लोन चाहिए, तो फिर उस बैंक को एमएसएफ रेट के तहत आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा। आरबीआई ये बोलता है कि अगर आपको 24 आवर्स के लिए, दैट मीन्स अगर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स के लिए लोन चाहिए, तो फिर हम आपको रेपो रेट के तहत आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर 24 आवर्स के लिए अगर आपको लोन चाहिए, तो फिर आपको एमएसएफ रेट के तहत आपको लोन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर कंडीशन भी है कि आपको आरबीआई एमएसएफ रेट के अंदर उस बैंक का 1% ऑफ एनडीटीएल जितना होगा उतना ही लोन वो प्रोवाइड करेगा, उतना अमाउंट का लोन प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स अगर आपका यहाँ पर एनडीटीएल 20,000 करोड़ रुपीज है, तो मुझे बताइए एक बैंक एमएसएफ रेट के तहत आरबीआई से कितने अमाउंट लोन लेके आ पाएगा? 200 करोड़ मैक्सिमम। उससे ज़्यादा आरबीआई यहाँ पर कोई भी कॉमर्शियल बैंक को अपना 1% एनडीटीएल से ज़्यादा अमाउंट का लोन एमएसएफ रेट के तहत प्रोवाइड नहीं करने वाला है। और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, देखिए आरबीआई ये रूल किया है कि लेट सपोज आपको 6 नवंबर जो है, 6 नवंबर को आपको लोन चाहिए और 6 नवंबर के दिन आपका एनडीटीएल है टोटल 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ का 1% कितना हो जाता है? 200 करोड़। बट आपको 200 करोड़ के ऊपर लोन नहीं मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू द एमएसएफ रेट, अकॉर्डिंग टू दिस एमएसएफ रूल, आपको 2 फोर्टनाइट जो है वो पीछे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं, फोर्टनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पखवाड़ा। एक मंथ, 1 मंथ में आपका कितना फोर्टनाइट आता है? 2 फोर्टनाइट। 15 डेज में एक फोर्टनाइट होता है। तो मुझे बताइए 6 नवंबर को आपको पैसा चाहिए एमएसएफ के रेट के तहत, तो इसके 1 फोर्टनाइट अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको क्या आएगा? 30 सितंबर। 30 सितंबर को इसका पहला फोर्टनाइट होगा। इसके पीछे और एक फोर्टनाइट जाएंगे तो आपको मिलेगा 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को आपके बैंक का जितना भी एनडीटीएल होगा उसका 1% जो है आपको एमएसएफ रेट के तहत लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 नवंबर को अप्लाई कर रहे हैं कि हमको एमएसएफ के अंदर हमको लोन चाहिए, तो 6 नवंबर को अगर आपका बैंक में टोटल एनडीटीएल 20,000 करोड़ रुपीज होगा, तो आरबीआई यहाँ पर आपको 200 करोड़ रुपीज एज ए लोन प्रोवाइड नहीं करने वाला है। आरबीआई बोलता है कि जिस भी दिन आपको लोन चाहिए उसके 2 फोर्टनाइट पीछे जाएंगे। 2 फोर्टनाइट पीछे जाने के बाद लेट सपोज 15 सितंबर को आपका बैंक का टोटल एनडीटीएल है, सपोज सोचिए 18,000 करोड़। 18,000 करोड़, ये 18,000 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा? 180 करोड़। तो आपको 180 करोड़ रुपीज मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है एमएसएफ रेट के अंदर। ठीक है। अगर आपको सपोज सोचिए कि यहाँ पर आप अप्लाई की है 30 नवंबर को, सॉरी 30 सितंबर, 30 सितंबर को आप लोन के लिए अप्लाई किए, तो इसके पीछे क्या 2 फोर्टनाइट जाएंगे? तो पहला फोर्टनाइट जब पीछे जाएंगे तो क्या होगा? 15 सितंबर। और एक पीछे जाएंगे फोर्टनाइट, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 सितंबर। तो 1 सितंबर के दिन आपके बैंक में जितना भी एनडीटीएल होगा उसका 1% आपको एज ए लोन अंडर एमएसएफ रेट के अंदर आपको मिलने वाला है। फर्स्ट थिंग। सो यहाँ पर और भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? देखिए, अगर आपको एमएसएफ के रेट पर लोन चाहिए 24 आवर्स के लिए, तो फिर आपको अपने एनडीटीएल के अंदर जो आपका एसएलआर है, उस एसएलआर को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप अपना एसएलआर को मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो फिर आरबीआई आपको 24 आवर्स के लिए एमएसएफ रेट के अंदर आपको लोन प्रोवाइड नहीं करने वाला है। सोचिए यहाँ पर एसएलआर हम लोग का अभी क्या चल रहा है? 18%। तो आरबीआई बोलता है कि आपको अपना एसएलआर को 18% ऑलवेज मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप 18% की जगह 17.5% भी मेंटेन करके रख रहे हैं, तो इतना 0.5% मार्जिन को वो ग्रांटेड कर लेता है आरबीआई। 0.5 तक आप मेंटेन करके रख सकते हैं कम। लेकिन अगर आप 17% भी एसएलआर मेंटेन करके रख रहे हैं तो फिर भी आपको आरबीआई लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। आपको आरबीआई ओनली 0.5% कंसेशन देता है। 18% रूल है।
अगर आप 17.5% भी मेंटेन करके रख रहे हैं तो फिर भी आपको आरबीआई एमएसएफ के अंदर लोन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप 17% भी अपने एसएलआर को मेंटेन करके रखे हैं तो फिर भी आपको आरबीआई यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर एमएसएफ के अंदर कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है आपको अगर 24 आवर्स के लिए एमएसएफ के अंदर लोन चाहिए तो फिर आपको मैक्सिमम आपका 1% ऑफ एनडीटीएल ही आपको मिल सकता है, मैक्सिमम अमाउंट। सेकेंड कंडीशन क्या है? जो भी दिन आप अप्लाई करेंगे, जिस पर्टिकुलर डे पर आप अप्लाई करेंगे लोन, उसके 2 फोर्टनाइट पीछे जाएगा आरबीआई। उस 2 फोर्टनाइट के पीछे जाने के बाद पर्टिकुलर उस दिन आपका एनडीटीएल जितना होगा उसका 1% ही आपको मिल सकता है मैक्सिमम अमाउंट लोन एज ए एमएसएफ रेट। थर्ड थिंग क्या है? आपको अगर एमएसएफ रेट के अंदर आरबीआई से लोन चाहिए तो फिर आपको अपने एनडीटीएल के अंदर जो एसएलआर है उस एसएलआर को आपको हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपका एसएलआर 18% है तो फिर मैक्सिमम आप 17.5% तक भी अगर मेंटेन करके रख रहे हैं तो फिर भी आप एलिजिबल है एमएसएफ रेट के अंदर लोन पाने के लिए। अगर आप 17% भी यहाँ पर एसएलआर को मेंटेन करके रख रहे हैं तो फिर आपको आरबीआई यहाँ पर एज ए लोन प्रोवाइड नहीं करने वाला है। ठीक है। सो नाउ सी, अगर अभी एक बैंक को सपोज 2 आवर्स के लिए लोन चाहिए, 2 आवर्स के लिए लोन चाहिए, तो फिर हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब मुझे बताइए, आप टोटल यहाँ पर कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम अमाउंट 180 करोड़ रुपीस, क्योंकि आपका एनडीटीएल का 1% कितना हो रहा है? 180 करोड़ रुपीज हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 180 करोड़ रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे के लिए आपको लोन चाहिए? 2 आवर्स के लिए। 2 डिवाइडेड बाय 24 बिकॉज 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स इनटू इंटरेस्ट रेट। अब मुझे बताइए एमएसएफ का इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एमएसएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका रेपो रेट प्लस पेनाल्टी दैट मीन्स रेपो रेट क्या है अभी 6.5% प्लस पेनाल्टी क्या है आपका 0.25% अभी है। पहले आपका 1% पेनाल्टी था, अभी 0.25% पेनाल्टी है, दैट इज नथिंग बट 6.75%। अब आपके मन में डाउट हो रहा है कि सर यहाँ पर पेनाल्टी क्यों है? पेनाल्टी का मतलब यहाँ पर क्या है? अब देखिए आरबीआई ये बोलता है कि ठीक है अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए 7 डेज 14 डेज 28 डेज के लिए, इसलिए हम रेपो रेट का यहाँ पर मेंशन किए। आपको अगर 7 डेज 14 डेज 28 डेज यानी शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो फिर आप रेपो रेट के अंदर आप लोन लेकर जाइए। लेकिन यहाँ पर आप क्या बोलें कि आपको 1 डे के लिए लोन चाहिए, दैट मीन्स आपको ओनली 24 आवर्स के लिए लोन चाहिए। तो क्या आप अपने बैंक के अंदर इतना भी कैश अमाउंट जमा करके नहीं रखे हैं कि आपको 1 दिन के लिए भी लोन चाहिए? तो ये क्या दर्शाता है कि एक बैंक के जितने सारे एम्प्लॉय है और उस बैंक का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर एक बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम ठीक से काम करता तो उसको ये जो नौबत है 1 दिन के लिए उसको लोन लेने के लिए जो जरूरत पड़ रहा है वो दिन उसको देखना नहीं पड़ता। तो आरबीआई चीज बोलता है बैंक को कि अगर आप अपने मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे और आपको 1 डे के लिए दैट मीन्स 24 आवर्स के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो फिर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। यहाँ पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को फटकार लगाता है कि सर आप अपना मैनेजमेंट सिस्टम सही करिए। क्या आपको इतना भी नहीं पता चला कि आपको अगले दिन कितना रुपीज चाहिए आपको अपना बैंक चलाने के लिए? अभी आप 24 आवर्स के लिए दैट मीन्स 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स के लिए आप आ रहे हैं मेरे से लोन मांगने के लिए, तो क्या आपका मैनेजमेंट सिस्टम इतना भी नहीं पता कर पा रहा है कि उसको अपने डेली बेसिस पर अपना बैंक रन करने के लिए कितना कैश की जरूरत होगा? अगर आपका मैनेजमेंट सिस्टम को उतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि उसका बैंक को डेली बेसिस पर कैसे रन करना होगा, तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है एमएसएफ रेट के अंदर लोन देने के लिए, हम देने के लिए रेडी है। आपको 2 आवर्स के लिए क्या 10 आवर्स के लिए अगर चाहिए तो लोन ले जाइए। अगर आपको 10 आवर्स के लिए या 2 आवर्स के लिए यानी 1 डे के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो फिर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ये पेनल्टी इसीलिए आरबीआई कोई भी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर लगाता है कि नेक्स्ट टाइम आप ये गलती मत करिए। इसीलिए जब भी एमएसएफ का परसेंटेज रेट आता है, लोन रेट आता है, तो वहां पर हम रेपो रेट के साथ हमको पेनल्टी का जो रेट है उसको भी ऐड करना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट आवर 0.25%। पहले पेनल्टी रेट जो था वो 1% था, लेकिन अभी कम करके उसको 0.25% कर दिए। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि एमएसएफ का जो इंटरेस्ट रेट से लोन रेट है वो है आपका 6.75%। यहाँ पर देखिए आपको 180 करोड़ रुपीज मैक्सिमम लोन मिल सकता है एमएसएफ रेट के अंदर, और आपको चाहिए 2 आवर्स के लिए, तो 180 करोड़ रुपीज इंटू 2/24 इंटू
कितना परसेंट अभी चला एमएसएफ रेट का 6.75, तो 6.75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/365, एक दिन के लिए चाहिए तो 365 दिन टोटल है, तो 1/365, इसमें से जो भी आपका निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट। तो इसका मीनिंग क्या है देखिए, अगर आपको 180 करोड़ रुपीज एज ए लोन चाहिए तो फिर आपको चाहिए कितना, 180 करोड़ रुपीज लोन। यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए 180 करोड़ इंटू 2/24 इंटू 6.75/100 इंटू 1/365। यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट अभी निकल के आएगा उसको आप 180 करोड़ रुपीज में से माइनस कीजिए, जो एडिशनल अमाउंट अभी निकल के आएगा उतना एक्स्ट्रा अमाउंट अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा आरबीआई के पास। अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमको 180 करोड़ रुपीज एज ए लोन चाहिए 2 आवर्स के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमको इतना अमाउंट एक्स्ट्रा यहाँ पर आरबीआई के पास पेमेंट करना होगा। तो ये है उसका फॉर्मूला। आपको चाहिए था 180 करोड़ रुपीज 2 आवर्स के लिए, दैट मीन्स 2/24। इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपका 6.75, दैट मीन 6.75/100 इंटू एक दिन के लिए तो 1/365। आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी अमाउंट निकल के आएगा उतना अमाउंट आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा आरबीआई के पास 180 करोड़ रुपीज़ के ऊपर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर आवर एमएसएफ रेट। सो लिख लीजिए नोट्स एमएसएफ रेट का 2-3 लाइन है, राइट डाउन द नोट्स। एमएसएफ MSF is a facility under which scheduled commercial bank can borrow additional amount of additional amount of overnight money from RBI by dipping into their SLR portfolio, by dipping by dipping into their SLR portfolio up to a limit. Currently 1% of their NDTL at a penal rate of interest in bracket repo rate plus penalty penalty के ब्रैकेट में लिखिए 0.25% extra have to be paid by the commercial bank. So the current MSF rate is 6.5% plus 0.25% equal to 6.75%. So the current MSF rate is 6.75%. Then next point, this provides a safety ball against unanticipated liquidity shocks to the banking system. Full stop. So that's it for our bank rate, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो एंड MSF रेट। मैं ओवरऑल यहाँ पर जो भी समरी और एक बार बोल देता हूँ, अब देख लीजिए। हम लोग अभी क्या पढ़े पहले, बैंक रेट। सो बैंक रेट इज आवर नथिंग बट आवर लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी बैंक को लोन चाहिए तो वो बैंक रेट के हिसाब से आरबीआई से लोन लेके जा सकता है। और सीआरआर और एसएलआर जो है वो है आपका टोटल एनडीटीएल इज नथिंग बट आवर सीआरआर प्लस एसएलआर। सीआरआर के अंदर आप 4.5% आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखते हैं और एसएलआर के अंदर आपको 18% यू हैव टू स्टोर इन योर बैंक इटसेल्फ। आपको अपने बैंक के अंदर ही सेव करके यानी डिपॉजिट करके रखना होता है। अब मुझे बताइए टोटल एनडीटीएल अगर इसको हम 100% लेंगे तो आप मुझे ये बोल सकते हैं कि बैंक के पास अभी 100 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 22.5%। दैट मीन्स एक बैंक के पास टोटल 77.5% एनडीटीएल जो है वो यहाँ पर बच जा रहा है अपने कस्टमर को एज ए लोन प्रोवाइड करने के लिए। दैट मीन्स
एक बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का 77.5% ही अपने कस्टमर को एज ए लोन प्रोवाइड कर सकता है। ये हो गया आपका CLR और SLR। देन आ गया आपका रेपो। रेपो रेट के अंदर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई भी बैंक को लोन चाहिए, दैट मीन 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज के लिए अगर कोई भी बैंक को लोन चाहिए तो फिर वो रेपो रेट के अंदर से, रेपो रेट के तहत RBI से लोन लेके जा सकता है। लास्ट इज MSF रेट। MSF रेट मीन्स अगर आपको 24 आवर्स के लिए लोन चाहिए तो फिर आप RBI से लोन लेके जा सकते हैं MSF रेट के तहत। और ये रेट जो है वो है आपका रेपो रेट प्लस पेनाल्टी, यहाँ पर आपको पेनाल्टी लगता है। और MSF रेट अगर आपको, MSF रेट के तहत अगर आपको 24 आवर्स के अंदर लोन चाहिए तो फिर आपको अपने बैंक के अंदर अपना NDTL का जो SLR है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ओनली 1% ऑफ योर NDTL का अमाउंट जितना होगा उतना ही मैक्सिमम अमाउंट आपको MSF रेट के तहत RBI से लोन मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं लोन। और आपको 1% ऑफ NDTL अगर आपको चाहिए MSF रेट के अंदर तो फिर आपको अपने SLR को जो है वो यहाँ पर आपको मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आप अपने SLR को यहाँ पर मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर आपको RBI MSF रेट के अंदर यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड नहीं करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर आवर बैंक रेट एंड CRR, SLR, रेपो एंड रिवर्स रेपो एंड MSF रेट अंडर क्वांटिटेटिव मेथड। हम ये देखे थे कि लास्ट फंक्शन जो RBI का था वो था क्रेडिट कंट्रोलर। सो क्रेडिट कंट्रोलर इज ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। तो आज हम क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो एंड रिवर्स रेपो एंड MSF रेट जो है वो अभी कंप्लीट कर दिए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव मेथड। सो क्वालिटेटिव मेथड के अंदर भी 5 मेजरमेंट्स है। So in the next class we will start the qualitative method under credit controller. ठीक है? So hope all of you understand well whatever I am. So I hope आपको बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो एंड रिवर्स रेपो और SLR जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक काम कीजिए, जो भी यहाँ पर हम आपको यहाँ पर समझाए हैं उसको एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। उसके बाद जो भी हमें आपको नोट्स दिए हैं उसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो फिर आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। सो एक बार आप अपने नोट्स जो है वो अच्छे तरह से पढ़ लीजिए सो दैट आपको एक बार से पूरा समझ में आ जाएगा कि इन पांचों रेट का फंक्शन इन आवर इकोनॉमी क्या होता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जाए, सारे एग्जाम में आपको इन पांचों केस में से, चाहे वो बैंक रेट हो जाए, चाहे वो CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF रेट हो जाए, उसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए इकोनॉमिक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार जो भी हम यहाँ पर आपको लिखाए हैं, जो भी आपको यहाँ पर समझाएं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देन जो भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए सो दैट आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर इसके ऊपर पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो और MSF रेट के अंदर एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आपको डिस्कशन नहीं किए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितने भी जरूरत है वो सारे का सारा पॉइंट हम यहाँ पर आपका डिस्कशन किए हुए हैं। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका अप्लाई जो है इन आवर इकोनॉमी कैसे होता है और आपको एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से इसके ऊपर पूछता भी है। एक बार हम मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट कर देंगे तो फिर हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे कि दिखाएंगे कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आपको इसके ऊपर भी पूछता है। तो वंस द मॉनेटरी पॉलिसी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड share it with your friends and press the bell icon so that whenever I am going to upload the video you will get the sudden notification. ठीक है? मिलते हैं in the next class. Thank you.